हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं इस डिस्कशन में टोटल 3 आर्टिकल कवर करूंगा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दूसरा सिविक सेंस के बारे में और तीसरा रहेगा मैं मिस कर रहा हूँ, तीसरा है आपका आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन अपना 80 जो साल है, 80 साल का जो एनिवर्सरी है उसको पूरा करने जा रहा है। तो इस समय यूएन को क्या चाहिए, कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत यूएनओ में आन पड़ी है, जिसका डिमांड लगभग जो आपका 21st सेंचुरी है उसके शुरुआत के दौर से ही चल रहा है। तो अभी जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर हम मोटा मोटा देखें कि प्रॉब्लम क्या है, तो नंबर 1 जो वेस्टर्न नेशन है उनके द्वारा डोमिनेटेड है। दूसरा अगर देखें तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखा जाता है, डेफिसिट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लाइक सब जो नेशन है ग्लोब में सभी को इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिला है। ऐसे तो मेंबर जैसे यूएन में 193 मेंबर है, लेकिन उसमें जो से है वो मोस्टली जो P5 नेशन है, परमानेंट 5, उनके हिसाब से ही लिया जाता है। तो अगर 193 कंट्री है और जो डिसीजन है वो सिर्फ चंद 5 नेशंस के पास है, वो वेटो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें सिर्फ चंद देशों का ही अगर इंटरेस्ट फुलफिल होता है तो उससे ये आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वायलेट करता है, इंक्लूसिविटी को, जो इंक्लूसिवनेस है उसको वायलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस को, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को। तो उसी के बारे में इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई है। तो मेन जो आर्गुमेंट है ये है कि 1945 में यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर जो है, जो डिज़ाइन है वो किया गया, तो उस समय के हिसाब से ये सही था। 1945 के हिसाब से तब आपकी जो देश थी, आज़ाद नेशंस बहुत कम थी, चंद पावरफुल नेशंस थे और उनकी कॉलोनीज थी, तो उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से डिज़ाइन जो है वो ठीक है। लेकिन 21st सेंचुरी के हिसाब से जो डिज़ाइन है वो सही नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उनको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज के समय पे हल नहीं कर पा रही है, इल इक्विप्ड है। फॉर एग्जाम्पल कन्फ्लिक्ट लाइक क्लाइमेट, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस देखी गई है। तो इसीलिए क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। लेकिन उसके लिए जो उभरते हुए नेशन है लाइक इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन जैसे देशों का जो रोल है उसको एंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। स्पेशली इंडिया का रोल जो ग्लोबल साउथ को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है सेंट्रलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इतना बड़ा जनरल असेंबली है जिसमें 193 कंट्री मेंबर कंट्रीज है, लेकिन उस 193 कंट्री जो मेंबर कंट्री का डिसीजन है उसको सिक्योरिटी काउंसिल, जो आपका 6 टोटल ऑर्गन है यूएनओ में, उसका एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये क्या कर सकता है, डिसीजंस को ब्लॉक कर सकता है बाय पुटिंग वेटो। जो वेटो पावर है कि 5 नेशन है इसमें, P5 परमानेंट 5 और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें से किसी एक ने भी अगर डिसीजन के अगेंस्ट में आपका वेटो किया तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो इससे क्या है, एक डेमोक्रेटिक जो डेफिसिट है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको डेमोक्रेटाइज किया जाना काफ़ी ज़रूरी है, जिस तरीके से जोसेफ स्टेगलेट्स साहब ने मेंशन किया था कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है उसको फुलफिल करनी है।
नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द करंट सिस्टम। तो जो करंट सिस्टम है वो हम देख सकते हैं कि फेलियर है। 21st सेंचुरी में जैसे 2003 में इराक इन्वेजन हुआ था अंडर इराकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बाय यूएसए, जबकि इस अटैक के लिए परमिशन भी नहीं था यूएनओ का, फिर भी अटैक किया गया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, सिर्फ चंद पावरफुल नेशन, डोमिनेंट नेशन का नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है रादर देन फुलफिलिंग ग्लोबल कोऑपरेशन टू इनहांस इंटरनेशनल सिक्योरिटी टू एंश्योर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो वो उसमें असफल है ये। द नीड टू रिफ्लेक्ट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अगला क्या है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है आज के समय का, जो ना कि आज के समय पे यूनिपोलर है ना बाइपोलर है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, मल्टीपोलराइज्ड हो गया है या फिर मल्टीलैटरल हो गया है। तो इसीलिए जो डिफरेंट नेशन है अक्रॉस डिफरेंट कंटिनेंट, उनको रिप्रेजेंटेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए एडवोकेसी किया जा रहा है कि इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अभी अगर देखिए अफ्रीकन रीजन से एक भी देश P5 में नहीं है, या फिर P5 को इंक्रीज करके P7, 8, 10 तक जाना चाहिए लेकिन गया नहीं है। प्लस जो वेटो मैकेनिज्म है उसको भी बदलना ज़रूरी है कि आपका जैसे मेजॉरिटी डिसीजंस लेना चाहिए, जैसे 5 है तो उसमें 3 ने अगर सपोर्ट किया तो वो डिसीजन लिया जा सकना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, 5 के 5 को ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपका एक लॉबी हो जाता है, एक तरफ रशिया चाइना हो जाती है, एक तरफ यूएसए इंग्लैंड फ्रांस हो जाता है। तो इससे क्या है, जो एक डेडलॉक है वो हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए इसको एक्सपेंड करना, वेटो का जो मैकेनिज्म है उसको रिफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पूरा मेन मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। इसी मुद्दे से क्वेश्चन बन सकता है। UN एट 80 रिफॉर्म्स एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड रेलेवेंस, फुल स्टॉप कमेंट है। इतना क्वेश्चन, इतना में ही क्वेश्चन बन सकता है। प्लस ये जो इतना टॉपिक है ये ऐसे में एक टॉपिक बन सकता है 1200 शब्द के लिए पेपर 1 ऐसे में। तो इसीलिए क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है अगर हम लोग IR के पर्सपेक्टिव से देखें। इंटरनेशनल रिलेशन में हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखना होता है उसके पर्सपेक्टिव से। बाकी कब फाउंड हुआ था, 1945, 24 अक्टूबर। कोल्ड वार एरा में जब रशिया और USSR और USA के बीच कोल्ड वार चल रहा था, तब हमने देखा कि जो UNO था वो फेल्ड था। उसमें उस समय इसका ग्रेट जो स्ट्रेस था, क्राइसिस था, वो हमने देखा था। 2000 के बाद अगर देखें तो ग्लोबल लेवल पे आपकी एक मल्टीलैटरलिज्म आ गई है। तो उस हिसाब से इसको चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। पोस्ट 2005 के बाद इसकी रिफॉर्म की काफ़ी मांग होने लगी, लेकिन अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। और प्रेजेंट जो अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें चैलेंज क्या है, क्यों रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है? क्योंकि रिफॉर्म होने के लिए भी जो P5 कंट्री है, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA, इनका सपोर्ट, सभी का सपोर्ट चाहिए। किसी ने भी वेटो किया तो वो रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता है। जो कंसेंसस है देशों के बीच वो नहीं बन पा रहा है कि अगर इसमें नया पार्टिसिपेंट लाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल में तो किसको जगह दिया जाना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी आपकी मत है, राय है। जियोपॉलिटिकल एक ग्रीड लॉक हम देख सकते हैं कि मेजर जो पावर कंपटीशन है, तो ये क्या कर रही है, आपकी जो एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जनरल असेंबली में चार्टर अमेंडमेंट के लिए, उसको हासिल करने में ही दिक्कत आ रही है। P5 का दिक्कत तो है ही, लेकिन P5 वेटो करने से पहले तो उसको जनरल असेंबली से पास होना पड़ेगा, तो उधर ही दिक्कत आती है। और जो अपैथी एक देखा गया है, इनडिफरेंस देखा गया है इन दिस P5 नेशन, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। करना क्या है, बाकी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब क्या, जिसमें कई सारी शक्तिशाली देश रहती है। ग्लोबल साउथ का मतलब जो आपके एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नेशंस है। वेटो पावर मतलब जो नेगेटिव पावर है, जो डिसीजंस को ब्लॉक कर सकती है। UN सिक्योरिटी काउंसिल
6 ऑर्गन में से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका मेन दायित्व है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लेकिन यही क्या करता है, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन होने नहीं देता है, वेटो कर देता है उसमें। ओके, जस्ट अ मिनट। तो इसीलिए क्या है, आपके प्रीमाइस अगर 1 दिखे तो इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस हमें डेवलप करनी है, उसके लिए हमें यूएन को रिफॉर्म करना है, और तभी हम क्या कर सकते हैं, यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस को आज के समय पे इफेक्टिव और रेलेवेंट बना सकते हैं। देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आवर रोड्स एज मिरर ऑफ आवर लैक ऑफ सिविक सेंस। तो हम अगर हमारे रास्ते देखें, आपके स्पेशली इसमें जो म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो रास्ते हैं, ये खराब जो रास्ते हैं इसके बारे में, तो ये इसके लिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास रहता है, या फिर हम गवर्नमेंट को इसके लिए कंडेम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुद्दा आया है वो सिविक सेंस के बारे में आया है, कि हमारे देश में अगर हम देखें तो जो रोड की कंडीशन है वो तो एक दूसरी बात है, आज के समय पे रोड डेवलप भी हो रहा है, लेकिन जो लोगों का सिविक सेंस है वो काफ़ी आपका क्या है, नेगेटिव देखा जाता है। तो सिविक सेंस क्या होता है कि एक आपका अनरिटन कोड है जिसको सभी को क्या करना है, मान के चलना है। अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कि आप एक पेडेस्ट्रियन है, सड़क पे चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको रोड को क्रॉस करना है, क्योंकि लोग हमारे क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरह कहीं भी रुक के आपका रोड को क्रॉस कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी एक्सीडेंट हो सकता है, कंजेशंस हो सकते हैं, तो कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्किंग है वो इसने जाम करके रखा है। तीसरा, अगर देखें जो आपका फुटपाथ होता है उसमें भी लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं। चौथा, अगर देखें जो सिग्नल है, लोगों को क्या है, किसी भी हालत में जल्दी पहुंचना ज़रूरी है, तो आप ऐसे भी देखते होंगे कि सिग्नल में कोई क्या करता है, लेफ्ट की ओर लेके वो अपना रास्ता क्लियर करके जाना चाहता है। तो अगर वो आपके समझ लीजिए कि स्ट्रेट खड़ा है, उसे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा साइड लेके लेफ़्ट होके अगर चला जाऊं तो दूसरे लेफ़्ट से मैं उस रास्ते में जा सकता हूं। तो इस तरीके का जो आपका लैक ऑफ सिविक सेंस है वो भी देखा जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होना, रोड का नियम ना पालन करने की वजह से जो रोड रिलेटेड इश्यूज आती है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। तो इसीलिए जो हमारे रोड है वो दर्शाते हैं कि हमारा जो लैक ऑफ सिविक सेंस है वो कितना ज़्यादा है। और इसी के साथ हमारा ये भी सिविक सेंस नहीं रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर सड़क खराब भी है तो उसमें हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके लिए हमारा क्या होता है, जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होता है। तो इसमें ये बात भी मेंशन की गई है कि जो म्युनिसिपैलिटी के सिटीजन्स हैं उनको जो उनका दायित्व है कि वो आवाज़ उठाए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को बनाया ही क्यों गया है कि आपकी जो लोकल लेवल की इशू है उसको पीपल डायरेक्टली आउटरीच कर सके टू दी लोकल लेवल गवर्नेंस। और जब सड़क बन जाती है, ब्यूटिफिकेशन होता है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, एक तो सड़क बनाने के समय ही बहुत लोग जो आपकी कंक्रीट होती है या फिर जो ब्लॉक्स होती है उसको उठा के ले जाती है। दूसरा, उसके बाद जब ब्यूटिफिकेशन होता है, टाइल्स लगाना या फिर साइड में पेंटिंग करना, उसमें भी लोग क्या करते हैं, गुटखा खाके थूकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, लैक ऑफ सिविक जो सेंस है उसको दर्शाती है। एक तो हमारा प्रॉब्लम है ही कि जो अच्छी क्वालिटी की रोड है वो नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। दूसरा, बिकॉज ऑफ आपका जो करप्शन है उसकी वजह से, या फिर यूजिंग ऑफ लो स्टैंडर्ड मटेरियल्स बिकॉज ऑफ करप्शन। तो ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसमें उससे भी बढ़ के जो प्रॉब्लम है वो बताई गई है कि लोगों का सिविक सेंस जो है वो भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमें जो सड़क है उसको, हमारे इसमें एक है प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप, कि हम अपना सड़क नहीं समझते हैं, उसको सरकारी है, तो इसीलिए उसमें थूकना, उसमें लिटर करना, गंदगी फैलाना ये आम हो गया है, जिससे हमें क्या होती है, हमारी अच्छी सड़क जब होती है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जैसे लिटरिंग, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल, जॉय वॉकिंग। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। और एक आपका ये भी प्रॉब्लम है अर्बन डार्विनिज्म, कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो कभी तो ऐसा होता है, आपकी जो साइकिल चला के जा रहे हैं उनके लिए सड़क नहीं होती है,
या फिर आप रिक्शो वाले के लिए आप देख सकते हैं कि रिक्शो को आपका मिसबिहेव करना या फिर उनको डांटना, फटकारना, या फिर जो आपकी ट्रैफिक जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा कभी आप ये भी देख सकते हैं कि गाली गलौज करना या फिर मार भी देना। तो ये जो एक अर्बन डार्विनिज्म है, इसको भी खत्म करना ज़रूरी है, क्योंकि देश सबका है, जो सड़क है वो सबकी है। तो इसीलिए हमें सिविक सेंस को रखते हुए ही जो सड़क का इस्तेमाल है उसको करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, सिविक सेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्बन डार्विनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्बन डार्विनिज्म की वजह से ही क्या है, सोसाइटी में आपकी जो इनइक्वालिटी है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जो अमीर आदमी है उसके अंदर जो एक कंपैशन होना चाहिए, एक एम्पैथी होना चाहिए फॉर वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, फॉर पोर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, वो नहीं देखा जाता है कि लोग कुचल के निकल जाएंगे, इस तरीके का एक आपका सेंस रखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आत्मनिर्भर भारत के बारे में, कि हमें पीएम साहब ने गुजरात से ये बात कही है कि इफ़ वी हैव एन एनिमी, अगर कोई हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा, तो वो है हमारा डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो डिपेंडेंस किसी भी तरह का हो, तो इसमें मैं ओवरऑल आपको जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है गांधी जी का वो भी बताना चाहूंगा कि डिपेंडेंस किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे ही नहीं होता है, स्वराज इंडिविजुअल लेवल पे, स्वराज एट सोसाइटी लेवल पे, स्वराज एट इकोनॉमिक लेवल। तो हर दिशा में देश को इंडिपेंडेंट बनना काफी जरूरी है। अगर डिपेंडेंस में रहे तो हम ये सबसे हमारा बड़ा एनिमी होगा जो हमें वीक करेगा, और हमें जो हमारा गोल है टू बिकम विकसित भारत, टू बिकम अ समर्थ भारत, वो हमारा साकार नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपनी देश की जो इकोनॉमी है उसको सेल्फ रिलायंट बनानी है, जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो अगर दूसरे देशों के ऊपर हम आपका निर्भर रहते हैं तो उससे स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी देखी जाती है। तो इसीलिए मैरीटाइम सेक्टर में भी ध्यान दिया गया है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्या है, नेशनल एनिमी है। तो इसीलिए हमें एक्शनेबल स्ट्रैटेजी लेनी है मैरीटाइम डेवलपमेंट में, क्रिटिकल मिनरल में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्रिटिकल आपके टेक्नोलॉजी में। तो इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर शिफ्ट देखें पास्ट पॉलिसीज़ में, तो 1950s के बाद आपका सोशलिस्टिक टेंडेंसीज ज़्यादा था। 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स लिया गया, और 2010 के बाद अगर देखें तो जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, असेंबल इन इंडिया इनिशिएटिव है, उनको लिया गया है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके और विकसित भारत बन सके बाय 2047। तो अभी उसमें चैलेंज क्या है, रिस्क है ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, ब्यूरोक्रेटिक जो हार्डल है, रेड टेपिज्म, वो भी देखा जाता है। ग्लोबल लेवल में काफ़ी कंपटीशन है जिसमें हम अभी भी खरे नहीं उतर पाए हैं डिफरेंट सेगमेंट में। स्किल का गैप देखा जाता है, इंडस्ट्री एकेडमिया का जो मिसमैच है। तो ये सभी चीज़ों को दूर करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, विकसित भारत का जो गोल है, जर्नी है, उसको अचीव कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है।